हाँ जी बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मोटर कार फैसिलिटी, और मोटर कार फैसिलिटी के ऊपर ही दो चीजें हम आज और पढ़ेंगे। देखिएगा कि अगर मोटर कार फैसिलिटी दी जाती है हमें नंबर ऑफ मंथ्स के लिए, मतलब ऐसा नहीं है क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ हो कि मोटर कार फैसिलिटी जो है वो पूरे साल दी गई है। अगर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मोटर कार फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर 10 मंथ्स या फिर फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट, तो उसी टाइम का बेनिफिट हमारे पास में टैक्सेबल होगा। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि 1 मई से मोटर कार फैसिलिटी दी गई है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि सर मोटर कार 11 महीने के लिए टैक्सेबल होगी। यानी कि जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए मैं वैल्यू लेता हूं 900, बिग कार है, प्लस इसके साथ में ड्राइवर भी है, तो 900 प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाय 10, 11 मंथ्स, मई से 11 मंथ बनते हैं, 11 मंथ, ये जो वैल्यू होगी ये टैक्सेबल वैल्यू होगी उसकी सैलरी के अंदर। अच्छा, एक बात तो ये हो गई नंबर ऑफ मंथ्स की। दूसरा है कि अगर मान लो 2 कार्स दी गई हैं, 2 कार्स प्रोवाइड की गई हैं एम्प्लॉयर को, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, उसमें से एक गाड़ी जो है पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए मानी जाएगी, और ये ऑप्शन किसका होगा, और ये ऑप्शन होगा एम्प्लॉय का कि वो किसको पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल मानना चाहता है। और जो रिमेनिंग गाड़ी होगी, जो रिमेनिंग कार होगी, वो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए मानी जाएगी, वो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए मानी जाएगी। तो मान लीजिए कार हमारे को 2 दी हुई है, पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो एक कार जो भी बेनिफिशियल होगी उसके लिए, सपोज यहाँ पे पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए 2 कार दी हुई है, ठीक है जी, और एक है स्मॉल कार और एक है बिग कार। और जैसा कि हमने बनाया था, ये देखो लास्ट क्लास में हमने डायग्राम बनाया था, अच्छा ये मोटर कार फैसिलिटी का केस 3 था, ठीक है, उसको तो मैंने रब कर दिया था, कोई बात नहीं, इधर देख लेते हैं। हाँ जी, तो पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल के लिए स्मॉल कार दी हुई है। स्मॉल कार का मतलब मान लो एम्प्लॉयर ने ही कार फैसिलिटी भी दी है और रनिंग एंड मेंटेनिंग भी दिए हैं, दोनों एम्प्लॉयर ने ही दिए हैं। अब स्मॉल कार के वे में टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी बताइए, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताइए, मैं तो भूल चुका हूं, आप बताइए क्या याद है आपको। पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल है सर 1800 रुपए। सॉरी, 1800 रुपए प्लस 900 रुपए भी बोलिए। जी सर। और बिग कार में थी 2400 प्लस 900 है ना। हाँ जी सर। अच्छा, अब बेनिफिशियल क्या है बताओ, इस वैल्यू के ऊपर टैक्स देना चाहते हो या इस पे देना चाहते हो। ये मत बोलना हम सर देशभक्त हैं, हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना चाहते हैं। तो हमारे लिए बेनिफिशियल ये है, तो मैं क्या मानूंगा, स्मॉल कार को एक कार एज्यूम कर लूंगा, और जो सेकंड कार होगी उसको मैं पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल पर्पस के लिए मान लूंगा, तो फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए मान लूंगा। और जब मैं ना चेक करूंगा, सोचने वाली बात है, मैं चेक करूंगा कि स्मॉल कार की वैल्यू ज्यादा होगी, स्मॉल कार से टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा बनती है, या फिर बिग कार से वैल्यू ज्यादा बनती है, दोनों को कंपेयर करके देख लूंगा, ठीक है जी, और फिर टैक्सेबल वैल्यू अपने ऑप्शन के हिसाब से लूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है when 2 or more car provided by employer to employee, वैसे जनरली आपको इतना तंग किया नहीं जाएगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन फिर भी
अगर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, when two or more car are provided by employer to employee, if employer provide two or more cars which fall in third category, taxable value of only one car at the option of employee shall be determined according to the rule given in category 3. For other car, value of perquisite shall be calculated under the category 2. यानी कि एक को हम पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिशियल और दूसरी को हम फुल्ली पर्सनल पर्पस मान लेंगे। अच्छा जी, और अगर कोई कार फैसिलिटी दी जाती है सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए तो ये टैक्सेबल नहीं होती। और अगर कार फैसिलिटी दी जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, चेयरमैन या फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो ये परक्यूजिट उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है जी। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है किसको, चेयरमैन को या फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी को, तो ये भी टैक्सेबल नहीं होता। ये तो हम ऑलरेडी अलाउंसेस के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो थे वो नोट थे। अच्छा, अब शायद मैं आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के बारे में लास्ट क्लासेस में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता चुका हूं। यस सर, बता चुके हैं। ठीक है, तो फिर इस टॉपिक को आगे चलते हैं। हाँ जी, मुझे क्योंकि डाउट था उसके ऊपर। परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी यानी कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो है वो क्या दे रहा है, उसके गैस बिल्स पे कर रहा है, ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ये फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है जी। मान लो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई गैस फैसिलिटी दी है, यानी कि गैस बिल्स उसके वो पे कर रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है गैस फैसिलिटी, यानी कि एम्प्लॉय के घर पे जो वाटर या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आता है उसको पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो ये इसके हाथ में ना फुली टैक्सेबल होगा। ये इसके हाथ में फुली टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय के हाथ में जितना भी जो भी उसको रिएम्बर्समेंट मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो एम्प्लॉय के घर पे जो बिल आया वो आया टोटल पूरे साल का 70,000 और उसको एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है 50,000 रुपीस, तो बेनिफिट कितने का है, 50,000 का है ना। यही टैक्सेबल होगा उसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में 50,000 टैक्सेबल होगा। बात समझ में आई। और अगर एम्प्लॉयर जो है वो खुद मैन्युफैक्चरर है इन चीजों का, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं भारत गैस की। भारत गैस एक एम्प्लॉयर है और भारत गैस के एम्प्लॉइज भी होंगे। तो अगर भारत गैस अपने एम्प्लॉइज को सिलेंडर प्रोवाइड करता है, किसका, भारत गैस का, तो ये टैक्सेबल होगा एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे टैक्सेबल होगा। और अगर भारत गैस अपने एम्प्लॉय को सिलेंडर प्रोवाइड करता है, सिलेंडर ऑफ HP, तो ये टैक्सेबल होगा एट गैस प्राइस।
इसके पीछे की कहानी बताऊं कि क्या रीजन है ऐसा लिखने के पीछे? ध्यान से सुनना, समझाता हूं चीजों को। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। आओ इधर आते हैं। सुनो जी, ये था भारत गैस। इसका एक एम्प्लॉय था और एम्प्लॉय को गैस फैसिलिटी चाहिए थी, तो भारत गैस ने ना अपना ही सिलेंडर उठा करके दे दिया फ्रॉम गोडाउन। प्रोवाइड गैस फैसिलिटी। अब एक दिन बाद एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को फिर बोला, कहते सर मेरे को गैस फैसिलिटी चाहिए। तो एम्प्लॉयर ने एक और गैस सिलेंडर दे दिया। 2 घंटे बाद फिर आ गया, फिर से दे दिया। सिलेंडर्स की कमी थोड़ी थी, पता नहीं महीने भर के अंदर 5-10 कितने सिलेंडर ले चुका है। और इसने क्या कर रखा था, एम्प्लॉय ने बाहर हल्दीराम से सेटिंग कर रखी थी। ये सेल कर रहा था, ब्लैक कर रहा था ये हल्दीराम को, सिलेंडर ब्लैक कर रहा था। तो जनरल पब्लिक को बहुत दिक्कत होने लगी, शॉर्टेज ऑफ सिलेंडर्स हो गई, क्योंकि एम्प्लॉइज खुद ही कंपनी से लेकर के आगे ब्लैक करते थे। तो रूल बनाया गया, ये नहीं बोला गया कि भारत गैस अपने एम्प्लॉइज को अपने गोडाउन से गैस फैसिलिटी नहीं दे सकता। सिर्फ ये बोला गया कि हाँ आप दो, लेकिन ये टैक्सेबल होगा इनके हाथ में एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या समझते हो, जो सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर आपके पास में आता है घर पे, उसके लिए आपसे मान लो 990 रुपीज चार्ज किए जाते हैं, ये गैस के लिए किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी? कोई अंदाजा है? बोलो, क्या हो गया, गलत हो जाएगा जवाब। क्या लगता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस गैस के प्राइस से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी शायद। ज्यादा होगी शायद। कम होगी। कम क्यों होगी बेटा? चलो आपने बोला, मैंने पूछ लिया केवल, कम क्यों होगी? क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाओ 20 रुपए का और आप उसे 2 रुपए में आगे बेच दो? नो सर। फिर तो फिर लॉसेस ही होंगे, है ना। और प्रभु की कृपा से आज तक गैस कंपनीज, 1 मिनट है ना, ये क्या हुआ, ठहरो बेटा 1 सेकेंड। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि गैस कंपनीज कभी घाटे में तो जाती ही नहीं है, जाएंगी भी नहीं। पेट्रोलियम कंपनीज भी नहीं जाती। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, अकेला वो जो सिक्योरिटी सिस्टम ऊपर पीतल का अपना आपने देखा होगा ना, उसके ऊपर लगा हुआ होता है, वो 4500 का होता है। और सिलेंडर के अंदर जो लोहा होता है ना, उसको सबको इंक्लूड कर देना तो मैन्युफैक्चरिंग
कॉस्ट इसकी करीब करीब जा करके बैठेगी 10,000 के आसपास। ये ठीक इसी तरीके से है जैसे मान लो आपने वो क्या नाम है एक बॉटल देखी होगी, आजकल तो पेट जार आने लगे हैं, पहले क्या होती थी ग्लास बॉटल आती थी इन चीजों की, जो ये पेप्सी कोक वगैरह की, तो कंपनी आपसे ना बॉटल्स वापस लेकर के रिफिल करती थी। अगर आप बॉटल को तोड़ देते थे ना तो आपसे आपके ऊपर इतने चार्जेस लगते थे कि जितने की उसके अंदर कोक भी नहीं होगी, उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपको है ना सिर्फ कंज्यूम करने के लिए गैस दी जाती है, सिलेंडर आपसे वापस ले लिया जाता है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत हैवी होती है। तो अब सोचो 10,000 रुपीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। अगर ये हल्दीराम को जनरल सिलेंडर जो है 990 का मिल रहा है, 990 का अगर मिल रहा है, तो ये ब्लैक में ज्यादा से ज्यादा कितने का खरीद लेगा? 1200 तक का खरीद लेगा, यानी कि ये इसको बेच सकता है 1200 रुपए में। लेकिन अगर 10,000 एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है और वो 30% की स्लैब में आ रहा है, तो 10,000 का 30% कितना हुआ? 3,000। 3,000 तो इसको टैक्स ही पे करना पड़ जाएगा, 3,000 तो इसको टैक्स ही पे करना पड़ जाएगा एक सिलेंडर के ऊपर। क्या हल्दीराम को ये 3,200 में बेच सकता है? अगर बेच सकता है तो ये नंबर ऑफ सिलेंडर ले सकता है कंपनी से, और अगर नहीं बेच सकता ना, क्या हल्दीराम को जो सही तरीके से 990 में सिलेंडर मिल सकता है वो 3,200 में खरीदेगा? इतने महंगा खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। वो कहेगा इससे तो बढ़िया भैया मैं, यानी कि एक्सेसिव थोड़े ना हो सकता है, एक्सेसिव नहीं हो सकता। तो इसलिए बोला गया कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को अपने गोडाउन से अपना ही सिलेंडर देगी, या फिर कंपनी खुद उस चीज की मैन्युफैक्चरर है जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो वो एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टैक्सेबल होगा, ताकि ये चोरी रुक जाए। जब इसको खरीदार नहीं मिलेगा तो ये लेना भी बंद कर देगा, फिर ये अपने सिर्फ घर के लिए ही लेगा। तो हमेशा होता क्या है कि भारत गैस एचपी का सिलेंडर प्रोवाइड करता है, और एचपी के साथ में है ना भारत गैस का एम्प्लॉय बदमाशी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जैसे ही वो फोन मिलाएगा 15 दिन से पहले ऑर्डर बुक करने के लिए, वैसे ही उसको आंसरिंग मशीन क्या कहेगी? भाई साहब रख दो फोन, आप इस काम के लिए एलिजिबल नहीं। ठीक है ना, 15 दिन से पहले आपकी दोबारा बुकिंग नहीं की जाएगी। तो ये चोरी अपने आप रुक गई। तो यहाँ पे हमारे पास में हमें सिर्फ एक बात बताई गई है, मैंने समझाया है आपको, आपका ज्ञान वृद्धि करने के लिए। बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही याद रखना कि टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा जो फैसिलिटी दी जा रही है वो, और अगर अपने ही रिसोर्सेज में से दी जा रही है, खुद ही मैन्युफैक्चरर है, तो ये एट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। बाकी सारी की सारी जितने भी बिल्स पे किए जाते हैं एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय के बिहाफ पे, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होंगे, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, तो आप शॉर्ट में इसको ये कह सकते हैं फुल्ली टैक्सेबल। और सर पूरे अगर अमाउंट पे एम्प्लॉय टैक्स से लगे, अगर एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर कुछ लिया है ये परचेज देने हाँ के तो लिए, तो वो वो अमाउंट आपका डिडक्ट हो डिडक्शन। जाएगा। एनी रिकवरी, मतलब सिलेंडर था 990 का और एम्प्लॉय से चार्ज कर लिए 200 रुपए, तो इसके हाथ में 790 रुपीज ही टैक्सेबल हो, क्योंकि 790 का ही बेनिफिट मिला है, वो कंसेशनल बेसिस है ना, इसलिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक चीज जब मैंने आपको बताई थी, डोमेस्टिक सर्वेंट पढ़ाया था, तब स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय बताया था।
आप यहां से पढ़ लीजिए कि कौन है स्पेसिफिक एम्प्लॉय और कौन है नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉय। स्पेसिफिक एम्प्लॉय वो है जो कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर जिसके पास में 20% की वोटिंग पावर हो, या फिर जिसकी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा हो, ये पर मंथ, ठीक है जी। और इस सैलरी के अंदर ये सब चीजें आती हैं। सर ये गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे बेस्ड है कैसे? कोई भी हो सकता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट। इसका मतलब स्पेसिफिक एम्प्लॉय का मतलब है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब ये लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। ओके ठीक है सर। नोट्स आप लोगों के पास में है? जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स ले सकते हैं मुझसे। ठीक है जी, आगे चलें। हाँ जी, ये कुछ ऐसे परक्यूजिट हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉइज के हाथ में ही टैक्सेबल। कौन कौन से? स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, पर्सनल अटेंडेंट। लेकिन इसके अंदर मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था, यानी कि ये कौन लोग हैं? ये हैं डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट। लेकिन डोमेस्टिक सर्वेंट के अंदर एक मैंने आप लोगों को बात बताई थी, गार्डनर is exempt in the hands of specific employee provided rent-free accommodation given in question owned by employer। यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है जो कि एम्प्लॉयर के नाम पे रजिस्टर्ड है और साथ में गार्डनर भी दिया है, तो गार्डनर की सैलरी एग्जम्प्ट होगी एम्प्लॉय के हाथ में। अच्छा जी, ये हमने अभी पढ़ा फैसिलिटी ऑफ यूज ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ठीक है जी। फ्री और कंसेशनल टिकट्स होते हैं, कभी कभी पासेस दिए जाते हैं या फिर टिकट्स दी जाती हैं कुछ, ठीक है, ये भी टैक्सेबल होती है। यूज ऑफ मूवेबल कार हम लोग पढ़ चुके हैं। और एजुकेशनल फैसिलिटी, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ एजुकेशनल फैसिलिटी देता है तो ये सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के हाथ में ही टैक्सेबल होती है। और ये एम्प्लॉय के लिए, खुद के लिए भी हो सकती हैं और प्लस उसके हाउस होल्ड के मेंबर्स के लिए भी हो सकती हैं। ठीक है जी। यहां पे एक बात है कि अगर ये फैसिलिटी दी जा रही है एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन को, ठीक है जी, और कहां पे दी जा रही है? दी जा रही है इन स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो 1000 पर मंथ तक फॉर एनी नंबर ऑफ बच्चा। कितने भी बच्चे होंगे 1000 पर मंथ तक एग्जम्प्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, आओ समझा देता हूं। मान लो मेरा एक स्कूल है, मेरा एक ऑफिस भी है और मेरा एक स्कूल भी है। होता है ऐसे, बहुत बार होता है।
रतन टाटा जी के स्कूल भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, और रतन टाटा जी की इंडस्ट्रीज भी हैं। तो मान लो मैं मिस्टर एक्स हूं और मेरे पास में एक ऑफिस है जहां पे एक पर्सन काम करता है और एक स्कूल भी है। तो स्कूल का ओनर मैं हूं, मेरा है स्कूल। अच्छा जी, और इसमें मैं फ्री एजुकेशन देता हूं टू एम्प्लॉयज, टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। सबको नहीं, सिर्फ मेरे एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं वो फ्री पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, डन। मान लो मैंने 9th क्लास की मेरी जो फी है, जो मैं जनरल पब्लिक से चार्ज करता हूं, वो है 4000 पर मंथ। लेकिन मेरे एम्प्लॉय का बच्चा, मेरे एम्प्लॉय के 4 बच्चे क्लास 9th में पढ़ते थे। सर ये कैसे हो गया भाई? कुछ आगे चल रहे थे और कुछ पीछे चल रहे थे, सारे इकट्ठे होकर के 9th क्लास में ही पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा खैर छोड़ो, बेकार की बातों पे ध्यान मत देना। तो मेरे एम्प्लॉइज के 4 बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे थे फॉर फ्री। अब जनरल पब्लिक से मैं चार्ज करता हूं 4000। एम्प्लॉय को मैंने बेनिफिट कितना दिया है? 4000 रुपए 12 महीनों तक 4 बच्चों के लिए, इतना बेनिफिट दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है एग्जम्प्ट कितना है? 1000 पर मंथ 12 महीनों के लिए 4 बच्चों के लिए। रिमेनिंग टैक्सेबल है। 3000 इंटू 12 इंटू 4, ये टैक्सेबल है। ठीक है जी, ये उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा, टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगा। ये है जी यहाँ सर पे। ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज को मिलता है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, यानी कि अगर तेरे को फ्री सर एजुकेशन एक दिलवानी सेकंड है, लिखने दीजिएगा ना। लिखने दूं? अच्छा लिख लो। हाँ ये सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। सर, अपना हाथ से लिखते तो थोड़ा सा याद रहता है। हाँ वो बात तो है, वो बात तो है। अपने हाथ से लिखने में फायदा ही होता है। लिख लीजिए, कोई बात। एक और बात बताना चाहूंगा, पहले जरा इसको यहां से भगा दिया जाए सब चीजों को। ज्यादा चीजें स्क्रीन पे होती है ना तो मेरे को थोड़ी इरिटेशन होने लगती है। हाँ जी, ये फ्री टिकट की बात बताऊंगा तुम्हारे को एक। वैसे तो ये टैक्सेबल है, लेकिन अगर if provided to रहने दो, इसके साथ नहीं बोलते हम, इसको कुछ अलग से बोलते हैं। ट्रैवल बेनिफिट टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। मतलब यहां पे ये फ्री और कंसेशनल टिकट की बात को मैंने अलग क्यों कर दिया यहां पे, मैं समझाता हूं। भाई ये है एक कंपनी
मान लीजिए BSES, नाम सुना होगा आपने, और वो अपने एम्प्लॉय को फ्री या फिर कंसेशनल टिकट दे रही है, तो ये एम्प्लॉय के हाथ में फुली टैक्सेबल होगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी नहीं थी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं सड़क पे चलता हूं तो DTC टू इट्स एम्प्लॉय, है ना, समझ में आया। अगर मैं बात करता हूं रेलवे की, तो नॉर्दर्न रेलवे टू इट्स एम्प्लॉय, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूं स्पाइस जेट, तो टू इट्स एम्प्लॉय। तीनों चीजों के अंदर आपने एक बात देखी होगी कॉमन, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो यहां पे ये मैटर करता है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। अगर ये इन लोगों को दी जाती है तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है, और अगर एयरवेज को दी जाती है तो फुल्ली टैक्सेबल है। एयरवेज के एम्प्लॉय, एयरवेज के एम्प्लॉइज, एयरवेज की कंपनी अपने एम्प्लॉइज को अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन बेनिफिट देती है, मतलब वो कहते ठीक है सर, आपको बेंगलोर जाना है, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, स्पाइस जेट में हमारा प्लेन जा रहा है, आप इसमें बैठ के चले जाना और आपसे चार्जेस भी नहीं लेंगे। ऐसी चीज अगर कही जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है उनको ये बेनिफिट, तो ये उनके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है जी। तो जितना जनरल पब्लिक से चार्ज किया जाता है उतना अमाउंट इनके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल हो जाए। अब मान लो नॉर्दर्न रेलवे अपने एम्प्लॉइज को बोलती है, कहती है जी आप दिल्ली से चले जाओ, आप दिल्ली से कोलकाता चले जाओ, ठीक है जी, और यहां से यहां तक जाने का जो फ्रेट था मान लो 5,000 था, कोई पैसे चार्ज नहीं किए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है मैं भी कोई टैक्स नहीं लगाऊं, ठीक है, ओके, बात समझ में आई। अच्छा जी, तो ये थे हमारे परक्यूजिट्स। अब है हमारे पास में रिटायरमेंट बेनिफिट, और रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर सबसे पहला है लीव सैलरी एनकैशमेंट। लीव सैलरी एनकैशमेंट, इसका मतलब क्या होता है, आओ समझ लेते हैं। पहले मतलब समझते हैं, प्रोविजन तो बाद में समझेंगे, टैक्स के प्रोविजन क्या कहते हैं इस चीज को बाद में समझेंगे। देखो जी, लीव ट्रैवल कंसेशन का मतलब ये है कि हमें हमारा एम्प्लॉयर कह रहा है, कहता है आप है ना, मान लो 40 डेज की छुट्टियां कर सकते हो ड्यूरिंग द ईयर अपार्ट फ्रॉम सैटरडे एंड संडे। अरे सर 40 डेज छुट्टियां, बहुत अच्छा है ये तो। हाँ जी, तो 40 डेज की छुट्टियां एक ईयर में आप कर सकते हो। अगर आप इस दिन छुट्टी कर लोगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप इन दिनों में आए तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो उसकी सैलरी थी 1000 पर डे के हिसाब से, तो अगर वो 40 डेज तक, अब ये कौन कौन से 40 डेज हैं भाई, हमारे ऐसा बंदा तो 1 मिनट में पूछेगा अरे ये कौन कौन से 40 डेज हैं बताओ, और दिन तो छुट्टियां चाहे मार लूं,
इन दिनों पे जरूर आऊंगा। तो वो कहते हैं डबल सैलरी मिलेगी आपको। तो ये कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है। मतलब मान लो 365 दिन थे, 365 दिनों में कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। 52 सैटरडे और 52 संडे, इनको तो मैं हटा ही देता हूं। इन पे तो आप छुट्टियां करोगे ही करोगे, हमने खुद ही आपको छुट्टी दे रखी है। तो ये दिन तो हो ही गए, खत्म कर दो इसको। अब आप 40 डेज और ले लो। अगर आपने ये 40 डेज कंज्यूम कर लिए तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा। मान लो आपने 15 डेज कम्यूट किए, 15 डेज कंज्यूम किए, यानी कि 15 दिन तक आप अपने घर में बैठे और रिमेनिंग 25 डेज आप ऑफिस में आए, तो एक छुट्टी का अगर आपको 2000 रुपए मिल रहा है तो 25 छुट्टियों का एनकैशमेंट आपको मिल जाएगा। कितना? 50,000 रुपए। यानी कि साल के एंड में आपको 50,000 रुपए छुट्टी ना करने के लिए दिए जाएंगे। पहले मेरे को ये बताओ, इसका मतलब समझ में आया तुम्हारे को कि लीव सैलरी एनकैशमेंट है क्या? बोलो। यस सर। एक कोई समझ में आया? यस सर। दो को आ गया। राधिका जी, राजकुमार जी, सिद्धार्थ जी, सोते हुए बच्चों। सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, मैं दोबारा बता दूंगा बेटा, दोबारा नहीं, मैं 10 बार बताऊंगा, लेकिन पूछना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने ये कहा कि आपको 40 डेज की अर्न लीव्स दी जा रही हैं, यानी कि 52 सैटरडे और 52 संडे तो हम आपको कह ही रहे हैं कि 104 डेज आप घर पे रहना 365 में से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम संडेज एंड सैटरडेज आपके पास में 40 छुट्टियां और हैं। आप चाहो तो 40 छुट्टियां कर सकते हो, लेकिन अगर आपने ये 40 दिन छुट्टियां नहीं की ना और आप ऑफिस में आ गए तो आपको डबल वेजेस मिलेगी, ऐसे बोलते हैं। अब मान लो मेरी एक डे की वेज जो थी वो थी, एक डे की सैलरी थी मेरी 1000, तो 2000 मिलेंगे मेरे को। और मान लो मैंने कहीं अगर ये 40 की 40 छुट्टियां इकट्ठी कर ली, मतलब सिर्फ जितनी छुट्टियां मेरे को एम्प्लॉयर ने दी थी सैटरडे और संडे को, मैंने वही उन्हीं दिनों में अपने घर रहा सिर्फ, और 40 दिनों तक मैं ऑफिस आता रहा, तो 40 दिन मतलब सारे रिमेनिंग सारे साल में ऑफिस आता रहा, सिर्फ 104 सैटरडे और संडे पे ही घर पे रहता था, बाकी पूरा टाइम ऑफिस आता था। तो मेरे 40 दिन भी वो काउंट हो गए ना, जो मुझे मिल सकते थे छुट्टियां लेने के लिए। तो मेरे 80,000 रुपीज मुझे साल के एंड में मिलेंगे। अब बात समझ में आई? यस सर। सर ये जो 40 डेज है 104 में इंक्लूडेड है अलग से ना है? मेरी बच्ची, अलग है, अलग है। 365 की क्लास है, 365 में 104 तो सैटरडे संडे है, ये तो आपकी छुट्टी है ही है, घर पे बैठो। और रिमेनिंग 40 डेज की छुट्टियां आप और ले सकते हैं। अगर नहीं लोगे तो आपको 2000 रुपए एक छुट्टी के मिल जाएंगे, तो 80,000 आपको मिलेगी सैलरी। ओके सर, आगे एक साल समझ के गए। बाद में, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट मिल जाएगा ये, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अच्छा जी, अब सुनो ध्यान से। देखो अब क्या हुआ कि मेरा एक एम्प्लॉय था, ध्यान से सुनना, इसको भी भगा देते हैं यहां से। मेरा एक एम्प्लॉय था, उसने ना लीव सैलरी एनकैशमेंट अर्न कर लिया और उसने मेरे से अमाउंट रिसीव कर लिया ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सर्विस। लीव सैलरी एनकैशमेंट का अमाउंट जो इकट्ठा हुआ था
मान लो आपके 80,000 रुपए इकट्ठे हुए थे और किसी एक बच्चे को पकड़ लेते हैं, ठीक है, नितिन गुप्ता जी हैं, तो नितिन गुप्ता जी मेरे पास में आते हैं और मुझे कहते हैं लाओ मुझे 80,000 रुपीज दे दो, ईयर एंड पे आते हैं, 80,000 रुपीज दे दो, यानी कि अभी ये रिटायर नहीं हुए, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस इन्होंने मुझसे ले लिया, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ये इनके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है, यानी कि 80,000 इनके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है सर। अब दूसरा केस, नितिन गुप्ता जी ने मेरे को ये बोला, कहते हैं सर एक बात बताओ, इस साल 80,000 रुपीज हुए हैं और अभी तो मैं बहुत छोटा हूं, रिटायरमेंट तक चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा चलता जाऊंगा, अगर मैं हर साल 80,000 हर साल 50,000 ऐसे अर्न करता जाऊं तो मुझे लगता है रिटायरमेंट तक एक अच्छा खासा अमाउंट, एक साउंड अमाउंट मेरे हाथ में हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है। कहता सर मैं सोच रहा हूं कि एक बढ़िया सा मकान बनाया जाए रिटायरमेंट के बाद, तो आप एक काम करो, मेरे इन पैसों को ना जमा करते रहो और मेरे को है ना ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस मत दो, आफ्टर रिटायरमेंट देना। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोचते हो। तो ये इन्होंने अमाउंट मुझसे लिया आफ्टर रिटायरमेंट। बात समझ में आई? दो ऑप्शन है ना, कि ईयर एंड पे एम्प्लॉय मेरे पास आ जाए, बोलता है कि यार मेरे को दे दो पैसा, मेरे को चाहिए 80,000 रुपीज, मैंने पार्टी करनी है, गोवा की टिकट्स खरीदूंगा और पार्टी करने जाऊंगा दोस्तों के साथ। या फिर समझदार हो, कहे नहीं सर आप अपने पास में रखो, मेरे को तो आफ्टर रिटायरमेंट एक साउंड अमाउंट दे देना। अच्छा जी, अगर साउंड अमाउंट समझदारी दिखाने वाला पर्सन हुआ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बताओ जी क्या कहती हैं तुम्हारी अंदर की इमोशंस, क्या होगा इसके साथ, टैक्सेबल या एग्जम्प्ट या क्या? एग्जाम्प्ट होगा सर। एग्जाम सर कर एग्जाम देंगे होगा सर। सर हाँ बिल्कुल, मजा ही आ जाता है इनका तो है, इनका फुल्ली एग्जाम, इनको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर हुआ ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो प्रोविजन क्या बोलेंगे ये हम देखेंगे। पहले फटाफट से इसको ऐसे बना लो, जल्दी से बना लो। प्रोविजन बोलेंगे लीस्ट ऑफ 4 शैल एग्जम्प्ट, लीस्ट ऑफ 4 शैल एग्जम्प्ट। ठीक है जी, ऐसा बना लो। फिर हम देखते हैं कि लीस्ट ऑफ 4 क्या होंगे, वो 4। तो देखो अब अगर हम रूल को पढ़े तो हमारे को सामने लिखा हुआ है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय एनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव ऑन रिटायरमेंट या टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज नोन एज लीव सैलरी। अब लीव सैलरी रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल वेदर द एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। बट इफ leave salary encashment received at the time of retirement, then for government employee it is fully exempt, and for non government employee partly exempt की जगह हम क्या कह सकते हैं, least of 4 shall exempt। बना लिया वो आपने? यस सर। ठीक है जी, अब लीस्ट ऑफ 4 लिखते हैं। ठीक है जी, लीस्ट ऑफ 4 में लिखेंगे नंबर 1 अमाउंट रिसीव्ड। नंबर 1 क्या है, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, नंबर 2 ₹3 लाख,
ये लिमिट है। अच्छा जी, नंबर 3, 10 months एवरेज पे, यानी कि एवरेज सैलरी, प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट से पहले के 10 महीनों की सैलरी का जो एवरेज होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, मतलब कोइंसिडेंटली ये 10 है, तो हम क्या कहते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखा कैसे हुआ बुक्स में, ये 10 टाइम्स ऑफ एवरेज सैलरी ऑफ 10 months प्रायर टू हिज रिटायरमेंट। तो मैंने क्या बोला, रिटायरमेंट से पहले के 10 महीनों की सैलरी का एवरेज ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है। बोलो जी, समझ में आई? Yes, sir. और नंबर 4 Yes, sir. पहले ऐसा लिखो, नंबर 4 फिर बताता हूं, अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय 30, माइक ऑफ कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ 10 months प्रायर टू रिटायरमेंट। ठीक है जी, लो इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। ठीक है, ये लिख लो पहले, फिर करवाता हूं। सर क्वेश्चन में आपका लीव सैलरी एनकैशमेंट दिया हुआ रहेगा कि इतना का लीव सैलरी हाँ एनकैशमेंट जी, मिलेगा हाँ जी, आपको? हाँ जी, पहले ये चारों ऑप्शन लिख लो, फिर बताता हूं कैसे कर। लिख लिए? यस सर। ठीक है जी, अब सुनो, सबसे पहले तो मैं ना 4th ऑप्शन यहां दोबारा लिख देता हूं। क्या लिखा था मैंने, अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी टेन मंथ्स की एवरेज सैलरी प्रायर टू हिज रिटायरमेंट। देखो जी, समझो, सबसे पहले तो ना हमारे को ना ये पॉइंट नहीं, ये बात नहीं समझ में आई सर, अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स, ये क्या मतलब हुआ, और फिर यहाँ पे ये 30 क्यों है? चलो ये तो हम निकाल सकते हैं एवरेज ऑफ 10 months, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होगी
तो इसका मतलब ये फोर्थ पॉइंट ही हमारे को पूरा का पूरा ही नहीं समझ में आ रहा। और नंबर 1, अगर फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो थर्ड पॉइंट भी कैसे समझ में आ सकता है कि 10 महीने की एवरेज सैलरी कैसे निकालनी है। नहीं समझ में आया सर, हमारे को नहीं समझ में आया आपने ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट में क्या लिखवाया। हाँ, अमाउंट रिसीव फर्स्ट पॉइंट और 3 लाख ये समझ में आ गया हमारे को। बोलो सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. देख लो, मुझे तो पहले से ही पता है। आ जाओ, क्योंकि मैंने समझाया नहीं तो समझ में कहां से आया। चलो पहले ना फोर्थ पॉइंट को पकड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट को हाउ टू कंप्यूट ऐसे लिखेंगे। अब हेडिंग हाउ टू कंप्यूट earned leaves as per इनकम टैक्स। ठीक है, ये देखो, ये एज पर एम्प्लॉयर और ये एज पर इनकम टैक्स, ये दोनों लिख दिए मैंने यहां पे। आ जाओ जी, अब करते हैं। पहले एम्प्लॉयर मेरे को क्या कह रहा था कि मैं कितनी लीव्स अवेल कर सकता हूं। कैन अवेल कितनी कह रहा था वो? 40 कह रहा था ना अभी जो Yes, sir. मैंने बोला था। Yes, sir. 40 लीव्स आप अर्न कर सकते हैं एक साल के अंदर। कैन अवेल 40 लीव्स। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई साहब आप कांट अवेल मोर देन 30 लीव्स। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है, हमारा एम्प्लॉयर हमें क्या कह रहा है, हमारा एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है। हमारा एम्प्लॉयर कह रहा है कि साल में ना आप 40 छुट्टियां कर सकते हो। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि मैं आपके एम्प्लॉयर के हिसाब से रूल नहीं चलाऊंगा, वो आपको कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आप एक साल में 30 दिन से ज्यादा छुट्टियां अवेल नहीं कर सकते। ये समझ में आया? बोलो, ये Yes, बात sir. समझ में आई? ये रूल है, ये रूल है इनकम टैक्स का। अच्छा ठीक है सर, हमने याद कर लिया। कैन अवेल। अच्छा, अब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों तक। मान लो उसने हर साल 40 छुट्टियां और 30 साल उसने नौकरी की। 30 साल में हर साल एम्प्लॉयर के हिसाब से वो 40 ले सकता था छुट्टियां हर साल, और इनकम टैक्स के हिसाब से भी 30 सालों तक 30 दिन ही छुट्टियां ले सकता था एक साल में। तो टोटल कैन अवेल निकल आएगा। टोटल कैन अवेल एज पर एम्प्लॉयर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया ये? 1200. 1200 और इनकम टैक्स के हिसाब से 900। 900. ठीक है सर, ओके। अब क्वेश्चन के अंदर ये हमारे को दिया हुआ होगा कि उसने अर्न कितनी की हैं। अर्न लीव्स एज पर एम्प्लॉयर, ये गिवन होगा क्वेश्चन, ये गिवन होगा कि उसने कितनी अर्न की हैं। तो मान लो हम कहते हैं कि उसने अर्न की हैं 300 छुट्टियां। ठीक है, तो इसका मतलब उसने क्लेम कितनी की है? यानी कि उसने अवेल कितनी की है? अवेल्ड लीव्स। क्या अर्न लीव्स को मैं अनअवेल्ड भी कह सकता हूं? Yes, sir. अगर ये अवेल कर लेता तो अपने घर पे बीवी के साथ बैठ करके चाय पी रहा होता। तो ये वो दिन है जब वो बीवी के साथ बैठ करके चाय पी रहा था। ठीक है सर, मैं समझ गया। तो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी, उसने अवेल कितनी कर ली। अरे पूरा वही बन रहा है, यहां मैं 450 कर देता हूं।
तो 1200 वो कर सकता था और 450 उसने अनअवेल्ड किए हैं, तो उसने अवेल कितनी की है? बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरे पास में, कितनी आ गई जी बताना? 750. 750, इन दोनों की बैलेंसिंग फिगर ये क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा जी, अब ये 750 को ना मैं इधर लेकर के जाऊंगा, तो मेरी अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स आ जाएंगी। कितनी हो गई? 150, 150 ही, हाँ। Yes, sir. अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स, ठीक है जी। हाँ सर, समझ तो आ गया। एक बार और सर, एक बार और प्लीज बता दो सर, प्लीज बता दो। हाँ मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आओ जी, हाउ टू कंप्यूट अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स, कैसे निकालें, क्या जरूरत है निकालने की? क्योंकि सर हमारे को तो 4th पॉइंट कंप्यूट करना है, इसलिए ये निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि एम्प्लॉयर कहता है हर महीने तू 40 छुट्टी कर सकता है, 50 कर सकता है, 30 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये लिख दिया हमने। नंबर ऑफ ईयर्स भी दिए हुए होंगे, तो हम टोटल कैन अवेल निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ होगा कि उसने कितनी छुट्टियां अर्न करी, यानी कि अर्न लीव्स का मतलब अनअवेल्ड लीव्स। तो हमारे को इन दोनों की बैलेंसिंग करके अवेल्ड लीव्स निकल करके आ जाएंगी। अवेल्ड लीव्स निकल करके आ जाएंगी, तो ये अवेल्ड लीव्स हम इधर ले चलेंगे। इनकम टैक्स के हिसाब से रूल है कि 30 छुट्टियों से ज्यादा आप अवेल नहीं कर सकते एक साल में। तो 30 सालों में कितने? 900 छुट्टियां ही आप केवल अवेल कर सकते थे, और आपने अवेल कर ली कितनी? 750, जो कि यहां से निकल करके आया। प्रोपोर्शनेटली कम मत कर देना, यहां से निकल करके आया है और यहां पहुंच गया है। समझ में आई बात? तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, इसमें से ये माइनस किया तो 150 क्या निकल करके आ गया? मेरी अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। बोलो जी, समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं सर, बस 2 मिनट कर रहे हैं। करो करो, नोट करो। अच्छा जी, ये आपने नोट कर लिया। तो हमारे को ये तो आ गया निकालना अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और ये डिवाइड बाय 30 इस वजह से है क्योंकि ये रूल है। ठीक है जी। अच्छा, अब सर ये भी सिखा दो हमारे को 10 मंथ्स एवरेज सैलरी प्रायर टू रिटायरमेंट, ताकि हमें थर्ड वाला भी आ जाए, थर्ड वाला ऑप्शन भी आ जाए और 4th वाला भी हमारा कंप्लीट हो जाए। आ जाओ जी, पढ़ते हैं। सैलरी मींस, हमें सैलरी का मतलब क्या लेना है? बेसिक सैलरी प्लस डेयरनेस अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। जिन बच्चों ने मेरे साथ अलाउंसेस पढ़े हैं उनको मालूम होगा। बेसिक सैलरी, डीए, रिटायरमेंट वाला, प्लस फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स, फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स यानी कि परसेंटेज वाला कमीशन। अब मान लो इन तीनों को मिला करके
मेरा अमाउंट आ रहा था 11,000 रुपए रिटायरमेंट से 5 महीने पहले तक, और इन तीनों को मिलाकर के आ रहा था 9,000 रुपए। ये रिटायरमेंट से 7 महीने पहले तक, और 9,000 आ रहा था 3 महीने पहले तक। तो 77,000 और 27,000 टोटल अमाउंट जो हो जाएगा, उसको कितना आ जाएगा टोटल? So 104. 1,04,000। हम्म। इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स आ जाएगा, यानी कि 10,400। अब ऑप्शन 3 के साथ हम क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10,400। अरे सर ये तो उतना ही आ गया। हाँ बिल्कुल। और फोर्थ ऑप्शन के साथ में क्या करेंगे? एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इनटू अर्न लीव्स कितनी आई थी मेरे पास में यहाँ पे? 150 डिवाइडेड बाय 30। तो ये अमाउंट जो आ जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन का आ जाएगा। और ऑप्शन 2 क्या है? 3 लाख। और ऑप्शन 1 क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ। चारों में से जो छोटा होगा उतने की एग्जम्पशन मिल जाएगी, रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो जी, समझ में आई बात? सर रिपीट एकदम सर। है? मेरी बात समझ में आई? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा सर हमारे को ना निकालना है क्या? हमने ये तो सीख लिया, अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। और ये 30 क्यों है यहाँ पे? ये 30 इस रूल की वजह से। अच्छा जी, 10 मंथ एवरेज सैलरी का मतलब सीखना है हमें। पहले तो सैलरी का मतलब पता कर लो। सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट और फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स। अब मान लो इन तीनों को मिला करके 11,000 रुपए बनता है 7 महीने के लिए, लेकिन हमें तो 10 महीने की एवरेज सैलरी चाहिए। तो रिटायरमेंट से पहले तक 7 महीने तक मेरी सैलरी इन तीनों को मिला के कितनी थी? 11,000। ठीक है जी, पर मंथ। तो 7 महीने की कितनी हो गई? 77,000। और 3 महीने पहले तक कितनी थी? मतलब उससे भी 3 महीने पहले जाना है ना हमें, क्योंकि हमें तो 10 महीने पहले जाना है। तो 7 महीने तक तो 11,000 थी पर मंथ, और उससे 3 महीने पहले 9,000 पर मंथ थी। यानी कि मेरी सैलरी है ना करीब 7 महीने पहले बढ़ी होगी। उससे पहले 9,000 रही होगी, और फिर 7 महीने पहले बढ़ करके 11,000 आ गई होगी इन तीनों को मिला करके। तो मैंने क्या कर लिया 7 महीने तक 11,000 से मल्टीप्लाई किया, 3 महीने तक 9,000 से मल्टीप्लाई किया, टोटल 10 महीने की सैलरी आ गई मेरे पास में। कितनी? 1,04,000। उसको डिवाइड किया 10 से, तो एवरेज ऑफ सैलरी आ गया मेरे पास 10,400। अब इसको मैंने ऑप्शन 4 के अंदर पुट कर दिया। एवरेज सैलरी प्रायर टू रिटायरमेंट, 10 मंथ्स का एवरेज प्रायर टू रिटायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय 150, यानी कि अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स, जो हमने अभी सीखा था निकालना। ये देखो 150 रुपए और 150 अर्न लीव्स, ये हमने वर्किंग नोट से निकाला था, तो हमने यहां पुट कर दिया और डिवाइडेड बाय 30। फिर ये एक अमाउंट आ जाएगा, ये फोर्थ अमाउंट आ जाएगा। अब थर्ड ऑप्शन के अंदर भी हमें सेम चीज चाहिए। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमें क्या चाहिए होता है? एवरेज पे प्रायर टू हिज रिटायरमेंट, और 10 टाइम्स, यानी कि 10 बार मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये हमारे पास 1,04,000 ही आ जाएगा। ऑप्शन 2 क्या था? 3 लाख रुपए। और ऑप्शन 1 क्या था? अमाउंट रिसीव। अब जो भी इन चारों में से छोटा आ जाएगा उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा, उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा और रिमेनिंग टैक्सेबल हो जाएगा।
जो हमने शुरू में लिखा था। बोलो जी, बात समझ में आई? अभी क्वेश्चन करेंगे ना और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये तो अभी ऊपर ऊपर से बस सिखाया है मैंने, लॉ पढ़ाया है, अभी प्रैक्टिकल थोड़ी किया। नोट कर लिया ये आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक सेकेंड ठहरना, शायद मेरे पास क्वेश्चन हो। हाँ जी, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। क्या लिखा हमने? Mr. X was receiving basic salary rupees 12,000 per month till 1st July, and from 1st July his basic salary increased up to 15,000 per month. DA was 15% of basic salary. ठीक है जी, 15% of basic salary, ऐसा लिख लो। Out of which %10 for retirement benefit. ठीक है जी। And Mr. X was also receiving 10% commission on sales. Mr. X was also receiving commission at the rate 10% on sales, और सेल फॉर द ईयर थी 10 लाख रुपीस। अब यहां तो ये बेसिक नॉर्मल चीज दी हुई है, आगे दिया हुआ है ऑन 31st January 2021 Mr. X retired from services after 29 years of outstanding performance and received rupees 5 lakh as leave salary encashment. It is to inform you that Mr. X was eligible to take 35 days leaves in a year and earn dash days of leaves till retirement. ये डैश मैंने जान के डाला हुआ है क्योंकि मैंने प्री प्लान्ड क्वेश्चन नहीं था ना ये, इस वजह से कैलकुलेशन आप लोगों के साथ ही करूंगा। तो चलो करते हैं, लिखते हैं अपने आंसर को। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी of Mr. X for assessment year। कब रिटायर हुए हैं ये रिटायर हुए हैं 2021 में, 20-21 में, तो 21-22 इनका असेसमेंट ईयर होगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है सर, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बेसिक सैलरी। हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है कि इनकी बेसिक सैलरी कितनी थी? बिल्कुल बता सकते हैं सर, 12,000 रुपए तो जुलाई तक थी, अप्रैल मई जून, और बस जून तक 3 महीने, और फिर 15,000 रुपए पर मंथ थी जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 महीने और जनवरी। हाँ, 7 महीने। जान के क्वेश्चन को मैंने 10 महीने बनाया है, याद रखना, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो ज्यादा। तो कितना हो गया ये? 36,000, और यहां कितना हो गया ये? 1,05,000। हाँ, 105,000। 105,000, और टोटल कितना हो गया? 141,000। 141,000। ये तो थी बेसिक सैलरी। नंबर 2, डीए रिटायरमेंट। ओ, डीए फुल टैक्सेबल होगा, फुल। देखो मैंने सैलरी की कंप्यूटेशन की है, तो डीए फुल कितना है हमारे पास में?
डीए फुल कितना है? 15% ऑफ बेसिक सैलरी है ना, तो 1,41,000 का 15%। अभी तो हम सैलरी कंप्यूट कर रहे हैं ना, एलएससी की सैलरी थोड़ी कंप्यूट कर रहे हैं। तो कितना हुआ ये? 21,150। ठीक है जी। और फिर फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स, और ये था 10 लाख रुपए की सेल के ऊपर 10% पर एनम था, लेकिन केवल 10 महीने के लिए ही कमीशन रिसीव हुई है इसको, क्योंकि उसके बाद तो ये रिटायर ही हो गया। तो कितना हो गया ये? 1 लाख का 10/12 कितना हो गया? नहीं बताओगे? मैं कैलकुलेशन नहीं करता हूं अपने आप लोगों से ही पूछता हूं, प्लीज बता दीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। सर 83,333। ठीक है जी। अब फोर्थ चीज, लीव सैलरी एनकैशमेंट। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर पेंशन नहीं डाली है। हाँ जी, कितना रिसीव किया इन्होंने? सर 5 लाख। एग्जम्प्ट कितना होगा? कहीं नहीं लिखा कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम क्या मानेंगे? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एग्जम्प्ट कितना होगा वो हमें वर्किंग नोट बनाने से पता लगेगा। तो हम यहाँ वर्किंग नोट बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ exempted amount of leave salary encashment, least of 4 shall exempt. Number 1, actual amount received. Number 2, limit ₹3 lakh. Actual amount received कितना था? 5 lakh. Number 3, 10 into average salary of 10 months prior to retirement. इसका मतलब हमारे को एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग exempted amount of leave salary encashment. इसमें नंबर 1 बेसिक सैलरी। हाँ जी, हमने 10 महीने की बेसिक सैलरी ऊपर ही निकाली हुई थी। 141,000। 141,000 10 मंथ्स की हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी, 141,000। और नंबर 2, हमें चाहिए अब डीए रिटायरमेंट वाला, और हमारा जो ऊपर डीए था वो था फुल, और वो था 21,150,000, जिसमें से कि 10% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए था। तो 21,150,000 का 10% कितना होता है सर? 2115। और नंबर 3, फिक्स्ड कमीशन ऑन सेल्स
Sir, 8333. 83,333 33. ये 10 महीनों की सैलरी हमने निकाली हुई है ऑलरेडी। तो कितना आ गया ये? Sir, 2,26,000. 2,26,448 448. 8. डिवाइड करता हूं अगर मैं 10 से तो आ जाता है ये 2264 है ना? Yes, sir. 0.8. 45 कर देते हैं इसको। Yes. 22,645 रुपए हमारा एवरेज अमाउंट आ गया। तो अब हम कर सकते हैं इसको 22,645 इंटू 10, तो हमारा ऑप्शन 3 2,26,448 ही आ जाता है। ठीक है सर। अब हमारा लास्ट ऑप्शन अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय कहां गया? अरे वो तो दूसरे पेज पर। अच्छा अच्छा अच्छा। अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी। ठीक है जी, वही वाली जो अभी हमने निकाली थी। तो चलो जी कंप्यूट कर लेते हैं। अभी दिखाऊंगा लास्ट में सबको, सब कुछ लिखवा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना। अभी केवल सीखो कंप्यूटेशन ऑफ अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। हाँ जी, कैन अवेल एज पर एम्प्लॉयर और एज पर इनकम टैक्स। तो कैन अवेल कितना ले सकता था वो एम्प्लॉयर के हिसाब से? 35. 35। हाँ जी बिल्कुल सही। लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है? 30. नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड कितने हैं? 29. 29। तो टोटल कैन अवेल 1015. ये ए, ये बी और ये सी। ए मल्टीप्लाइड बाय बी। हाँ जी कितना? 1015. 1015। Yes, sir. ठीक है जी। और यहाँ पे 870. 870। डी। अच्छा, और ये एफ। जरा बताना मेरे को कि ये 500 अब क्वेश्चन के अंदर डालो, वहां पे अर्न लीव्स। वहां जहां डैश लिखा था ना, वहां पे 500 डाल लो। ठीक है, अर्न लीव्स 500। तो ये बैलेंसिंग फिगर कितनी आ गई? Sir, 551. 551। पक्का? एक गलत करवा सर रहा है? 515 आ रहा Sir, है। 515. Sorry. हाँ 515। ठीक है जी। लीव्स अवेल्ड
तो ये लीव्स अवेल्ड को हम वहां ले जाएंगे 515, तो हमारे पास में अर्न लीव्स आ जाएंगी। कितनी आ जाएगी? 355. 355। ये इनकम टैक्स के हिसाब से आप, और हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया 355 डिवाइडेड बाय 30, और एवरेज सैलरी तो हमने निकाल ही ली थी 22,645। कितना आया ये अमाउंट बताना? 267965. 267 965.8. 965.8, तो 66 कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। अब इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है? सर सर 448 सबसे का छोटा थर्ड है ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, जी सर. 226 448। 448. 226 448 माइनस कर दो, और आउटर कॉलम में टैक्सेबल अमाउंट लिख दो। कितना आ गया? इसमें से माइनस करके बताओ। सर 273552. 273,552, 552. और ये आ गई हमारे पास में ग्रॉस सैलरी। वट ठीक है जी, ऐसे करेंगे हम। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन, आप लोगों ने नोट कर लिया था? यस जी सर. सर. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया था आप लोगों ने। लो, इसको मैं स्क्रॉल अप कर देता हूं, आपकी स्क्रीन से आउट हो जाता हूं। ये लो, ये आंसर लिखो, और फिर इसके वर्किंग नोट भी लिखेंगे। जब ये लिख लोगे तो मुझे बताना, मैं स्क्रॉल अप कर दूंगा। सर जो सैलरी कंप्यूटर हाँ बोलो इसका बेटा। कंसेप्ट नहीं समझ आया। कौन से मेरे बच्चे? सर जो सैलरी कैलकुलेट, सर ये राइट साइड वाला सैलरी जो कैलकुलेट किया हमने। जी जी जी। हाँ जी, सर उसमें डीए जो कैलकुलेट किया है 10%, ये कैसे लिया है? ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था। हमारे रूल्स क्या कहते हैं? हमारे रूल्स कहते हैं कि आपको डीए रिटायरमेंट वाला लेना है, और हमारे हाँ। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि डीए जो है वो 15% ऑफ सैलरी है, 15%। हाँ, और उसका 10% जो है वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। ओके, ये वाला इंफॉर्मेशन लिखा नहीं सर मैंने। ओके। अच्छा, 10% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, ये मैंने बाद में लिखा था। सर आगे कर दो. ये लो जी, ये आपके वर्किंग नोट है।
हो गया बच्चों? ये अगला है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ अर्न लीव्स एज पर इनकम टैक्स। आप लोगों की लॉ की क्लास है अभी, तो मेरे को क्लास एंड करनी है। फोन आ रहा है ऑफिस से, मैडम कह रही हैं कि सर एंड कर दो। यस सर, लिख लिया। ठीक है बच्चों, बाय। थैंक थैंक यू यू सर। सर।